औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो ऑफ द अप्रोच टू द लॉन्ग केस। इससे पहले हमने जो है ना ये डिस्कस किया था कि हमने लॉन्ग केस के अंदर हिस्ट्री कैसे लेनी है, जिसमें 25 मिनट्स होते हैं। 12 मिनट्स हमने रखे होते हैं हिस्ट्री के लिए, और 12 या हाफ 12.5 मिनट्स हमने रखे होते हैं एग्जामिनेशन के। तो इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कशन किया था कि हिस्ट्री को कैसे हमने एक मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है और उसको कैसे बताना है। एग्जामिनेशन का तो चूंकि पता था तो वो पार्ट हमने स्किप कर दिया, और पहला पोर्शन जो लॉन्ग केस की डिस्कशन का होता है वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन का होता है, जिसमें एक एग्जामिनर जो है, दोनों भी या एक एग्जामिनर हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे हमारे साथ ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। जब हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पोर्शन से निकलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन प्लान एंड मैनेजमेंट प्लान। तो ये दो प्लान जो है ना हमारे से डिस्कस किए जाते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन प्लान आपने कैसे देना है। सबसे पहले तो ये कि गलती क्या की होती है हमसे ना मैनेजमेंट प्लान देते हुए लॉन्ग केस के अंदर, या इवन ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये असल में हमारी प्रैक्टिकल है, जो हम डेली रूटीन के अंदर डेली रिहर्सल करते हैं अपने पेशेंट के ऊपर, कि हमारे से मेजर गलतियां होती क्या हैं इन्वेस्टिगेशन स्कीम को लिखते हुए या इन्वेस्टिगेशन प्लान को करते हुए। एग्जामिनेशन के पॉइंट से फोकस करें तो सबसे पहला तो ये है कि जब भी स्टूडेंट से आस्क किया जाता है कि हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट दिस केस, तो पहला काम तो ये करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो रैंडमली बताना शुरू कर देते हैं। पहली गलती, रैंडमली कैसे? मिसाल के तौर पे अगर उनका डायग्नोसिस है कि आपका माई डायग्नोसिस ये है कि पेशेंट इज़ हैविंग जीबी सिंड्रोम, तो जीबी सिंड्रोम का पेशेंट है, और अगर हम उनसे पूछें कि आप कैसे इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्लान क्या होगा, तो दे स्टार्ट फ्रॉम कि मैं सबसे पहले इसकी सीबीसी कराऊंगा, इसके जो है ना सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराऊंगा, क्रिएटिनिन इसको जो है स्टेबल करूंगा, और इसकी जो है ना हाइपोक्रीमिया का रूल आउट करूंगा, फिर मैं जो है ना इसकी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाऊंगा, और फिर जो है ना मैं इसका सीटी स्कैन करवाऊंगा। मतलब कि दे डज नॉट फोकस कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन है कि जो डिजीज़ को डायग्नोज करेंगी, कौन सी जो इन्वेस्टिगेशन है जो उसकी सिविरिटी का बताएंगी, बस एक रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज, उन्होंने डायग्नोसिस दिया कि माय पेशेंट इज़ हैविंग फ़र्ज़ करें ए प्लास्टिक एनीमिया, तो उनसे कहेंगे हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस केस, तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बोन मैरो बायोप्सी। कि कभी कभार तो यानी कि जो पहले केस में मैंने गलती बताई कि वो जस्ट सिंपल इन्वेस्टिगेशन से शुरू कर देंगे, दूसरी दफ़ा वो ये स्टार्ट करेंगे कि वो डायरेक्ट एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन जिससे डायग्नोसिस बन सकता है उसको छोड़ के मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे कि फ़ौरन ही बोन मैरो बायोप्सी करवा लो, और उसके बाद फिर वो सीबीसी क्रिएटिन उसके बाद बताना शुरू कर। ऐसे भी बताया जा सकता है, लेकिन एक जो है ना सिमेट्री होनी चाहिए। अब वो सिमेट्री क्या, हम कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करें, और फिर इस दौरान जब हम रैंडमली इन्वेस्टिगेशन बता रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हम भूल जाते हैं। तो एक ये कि सिमेट्रिकली हम बताएं कौन सी इन्वेस्टिगेशन कब करवानी है, उसकी क्या वेटेज है, मिनिमम टाइम के अंदर कौन सी आएगी, मैक्सिमम टाइम के अंदर कौन सी आएगी, हर इन्वेस्टिगेशन की प्री रिक्विजी क्या है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन प्लान में बताते हुए उसका ख्याल रखना होता है। तो पहले कुछ आपको जो है ना कुछ बातें मैं बताऊंगा वो आपने लिखनी है, नोट करनी है नोटबुक के ऊपर। उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिकल केस मैं आपको जो है ना वो लिखूंगा, फिर हम मिलके उसको, पहले मैं केस लिख दूंगा, फिर आप वीडियो रोकेंगे, आप अपना मैनेजमेंट प्लान लिखेंगे, फिर मैं भी लिख के बताऊंगा। हो सकता है आपका मेरे से बेहतर हो, लेकिन ये कि कम से कम आपको एक स्कीम का आइडिया हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन प्लान बताना ऐसे एग्जामिनर को। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग केस की या अपने डेली रूटीन के अंदर हम कैसे इन्वेस्टिगेशन प्लान लिखते हैं या बताते हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली चीज, हाउ टू स्पीक इन्वेस्टिगेशन प्लान में फोकस ऑन योर डिफरेंशियल लिस्ट। कि सबसे पहले कोई भी चीज बताने से पहले जो भी आपकी डिफरेंशियल लिस्ट है, जो भी आपका डायग्नोसिस है, वो आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए, और फिर आपने बोलना है। अब इन्वेस्टिगेशन प्लान बताते हुए दो दो लिंब के अंदर इन्वेस्टिगेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। पहली इन्वेस्टिगेशन है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, और दूसरी है सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन। अब स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? वो इन्वेस्टिगेशन, दोज इन्वेस्टिगेशन दैट विल रूल इन आर रूल आउट आवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यानी कि वो लिस्ट जो हमने 1 2 3 अपने डिफरेंशियल्स बताए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जो उन डायग्नोसिस को रूल इन करेगी, यानी कि उनको कंफर्म करेगी, या उनको रूल आउट कर देगी कि या उसके अदर डिफरेंशियल जो है वो उनके बारे में बताएंगी कि ये डायग्नोसिस नहीं, इसका डायग्नोसिस ये है। सो ओनली टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस जो इन्वेस्टिगेशन बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम ये इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, और इवन प्रैक्टिकली हम सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन
करवाते हैं। तो ये है पहली इन्वेस्टिगेशन। दूसरी तरह की इन्वेस्टिगेशन है स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये वो इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट है जो हमें पेशेंट का बेसलाइन स्टेटस बताएंगी, जो हमारे डिफरेंशियल डिजीज या डायग्नोसिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन और सेवेरिटी, यानी कि जो हमारे डिजीज की जो हमने डिजीज डायग्नोज किया कि उसकी सेवेरिटी क्या है और उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है, ये इन्वेस्टिगेशन हमें उसके बारे में बताएंगी। तीसरे नंबर पे वो चीज़ें, वो इन्वेस्टिगेशन जो हमें मैनेजमेंट प्लान के लिए चाहिए, यानी कि हमने एक चीज़ को एक डिजीज़ को ट्रीट करना है। फर्ज करें हमने डायग्नोसिस किया पेशेंट को SLE विद ल्यूपस नेफ्राइटिस है, हमने ट्रीट करना है। अब ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर हम ऐसे स्टेट लाइन इम्यूनोस्प्रेसिव जो है ना रुटुक्सी, साइक्लोफॉस्फामाइड या जो है ना पल्स थेरापी नहीं स्टार्ट करा देते। उससे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमने उसका देखना उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके ब्लड कल्चर्स करवाते होते हैं हम। फिर हम देखते हैं कोई HIV या एक्टिव TB तो नहीं है, हेपेटाइटिस B एक्टिव तो नहीं है। सो वो इन्वेस्टिगेशन जो मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए, वो भी स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन में हम बताते हैं। सो लॉन्ग केस बताते हुए सबसे पहली चीज है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट विल कंफर्म और रूल आउट योर डिफरेंशियल्स। इसको लिख लें कागज पेंसिल के साथ अपने। और स्पोर्टिव के अंदर बेसलाइन status, the investigation that will explain baseline status, severity and complication of disease, and those investigation that are required before the start of management। तो ये चीज़ें आप इस तरह लिंक बना के आप लिख लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको जहन में रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने जो है ना, एक तो ये आपने दो लिंक बना लिए, इसको जहन में रख लिया। अब आपको इन्वेस्टिगेशन बताने से पहले याद रखना चाहिए कि टोटल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है जो हम बोलते हैं, जो हम बताते हैं, वो टोटल 5 तरह की इन्वेस्टिगेशन है। 5 तरह, ये दो मेन लिंक हैं। आगे इन सब के अंदर 5 तरह की इन्वेस्टिगेशन है, 5 डिफरेंट। वो कौन सी? नंबर 1 है बेड साइड टेस्ट। ये साथ के साथ लिखते भी जाए, टाइप्स ऑफ टेस्ट। नंबर 1 है बेड साइड टेस्ट। बेड साइड टेस्ट जो हमारे कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे ECG हम बेड साइड पे करा लेते हैं। बेड साइड एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं। बेड साइड के ऊपर हम ABGs करवा सकते हैं। बेड साइड के ऊपर हम फास्ट स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं। बेड साइड के ऊपर हम यूरिनरी कीटोन्स करवा सकते हैं। सो बेड साइड टेस्ट, ECG, ABGs, एक्सरे चेस्ट, यूरिनरी कीटोन्स, ये वो बेड साइड टेस्ट हैं जो हमें एट द बेड साइड डायग्नोसिस, यानी कि स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, एज अ टूल ऑफ डायग्नोसिस भी यूज कर सकते हैं, एज अ टूल ऑफ स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन भी यूज कर सकते हैं। सो एक टेस्ट तो ये हो गया बेड साइड टेस्ट। दूसरी लिंब होते हैं ब्लड एंड फ्लूइड एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। सारी उसमें बायोकेमिस्ट्री वगैरह, हीमाटोलॉजी वो, और फ्लूइड एग्जामिनेशन, प्लूरल, एसाइटिक, CSF, स्पूटम कल्चर, पस कल्चर, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं ब्लड एंड फ्लूइड एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरे नंबर पे ये। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की 3 लिंब याद रखने हैं, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT एंड MRI। ये 3 मोडेलिटीज हैं। हर केस में अकॉर्डिंग टू हमारे डिफरेंशियल जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन तीनों में से कभी हम एक्सरेज यूज कर रहे होंगे, कभी USG, कभी CT एंड MRI, अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। इधर भी यूज हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, एज अ स्पोर्टिव भी यूज हो सकती है। सो एक तो आपने ये बना लिया। सो आप लिखते जाएं ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया बेड साइड, ब्लड एंड और रेडियोलॉजी, और आगे क्योंकि ये आपके ब्रेन में होंगी तो फिर आपको बताना और लिखना आसान। ये तीसरे नंबर पे रेडियोलॉजी। चौथे नंबर पे है इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। इन्वेसिव प्रोसीजर्स मिसाल के तौर पे हमने जो है ना ब्रोंकोस्कोपी करनी, अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी करनी, ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी करनी, ठीक है। तो ये इन्वेसिव प्रोसीजर की मिसाल। बोन मैरो बायोप्सी है, ये भी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। सो इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में जैसे ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, और इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, इसके अलावा नर्व कंडक्शन स्टडीज, EMGs। तो ये वाली इन्वेस्टिगेशन जो है ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं ये लिख भी लें ताकि आपको याद रहेंगी ये बाद में। उसके बाद है 5वें नंबर पे हिस्टोपैथोलॉजी एंड बायोप्सिस। ये 5 इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी एंड बायोप्सी, ये 5वीं तरह की इन्वेस्टिगेशन है। अब ये जो मैंने आपको तरतीब लिखाई है ना, बेड साइड, ब्लड एंड फ्लूइड, रेडियोलॉजी, इन्वेसिव एंड नॉन हिस्टोपैथोलॉजी, ये यूजुअली हम जब बताते हैं ना इस स्कीम को अक्सर फॉलो करते हैं। बाज़ औक़ात ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो इस स्कीम को हम अक्सर फॉलो के पहले ये बेड साइड टेस्ट कराते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम बेड साइड टेस्ट, यानी कि अगर आप एक चीज़ ECG से डायग्नोज कर सकते हैं
तो उसके लिए आपने एको या ट्रांसथोरेसिक एको या कार्डियक कैथेटराइजेशन स्टडीज नहीं बतानी। एक चीज है जो आप एक्सरे से डायग्नोज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लूरल फ्यूजन के लिए मेरे लिए एक्सरे भी काफी है, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन सीटी चेस्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह स्टार्ट करना है फ्रॉम ब्रेड साइड सिंपल टेस्ट टू कॉम्प्लेक्स और इन्वेसिव वर्कअप, ठीक है। तो ये एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है। तो ये जो स्कीम है ना, ये जो मैंने आपको पांचों लाया था, ये इसी तरह, यानी कि ये सबसे सिंपल टेस्ट है, ये उससे कॉम्प्लेक्स है, उससे कॉम्प्लेक्स है, उससे। अब देखें, जब आपने अगर रेडियोलॉजी करानी होती है तो हमें कॉल लिखनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है, ब्लड एंड फ्लूइड फौरन चले जाते हैं, फौरन आ जाते हैं। बेड साइड तो आपको बेड साइड पर डायग्नोसिस मिल जाएगा। रेडियोलॉजी के बाद जो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स है, ये इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, इस पर और टाइम लगता है, हिस्टोपैथोलॉजी पे और लगता है। तो इसलिए ये चीज़ें आखिर में बतानी होती है। तो हिस्टोपैथोलॉजी और बायोप्सी हमारी स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो ये आखिर की इन्वेस्टिगेशन होती है, जहाँ पे हमें फाइनल चीज़ें चाहिए होती है। तो उससे पहले हमारी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो डायग्नोज और सपोर्टिव के तौर पर एविडेंस में, तो वो हम पहले बताते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ें आपको, ये दो लिंब बता दिए, 5 तरह की इन्वेस्टिगेशन ये आपको बता दी, सिंपल से शुरू करना और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ये मैंने आपको बता दिया। और शुरू के अंदर आपने, जब आपने अपनी डिफरेंशियल लिस्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं, तो जस्ट आप इन्वेस्टिगेशन के नेम बताते जाए। हाँ, आपको एक दो चीज़ थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करनी हो ताकि आपको बताते हुए थोड़ा सा याद आ जाए, तो वो अलग बात है। नहीं तो आपने साथ के साथ नहीं एक्सप्लेन करना कि आई विल गो फॉर CBC फॉर दिस, आई विल गो फॉर रीनल पैरामीटर फॉर दिस, बोन मैरो बायोप्सी फॉर दिस एक्स, नहीं, इस तरह ना बताएं। आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन प्लान बता दें, एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दें कि वो आपसे वो खुद पूछे कि जी ये आप इसमें आपने कराए हैं एज अ बेसलाइन, जनाब आपने कहा जी कि मैं इसके अंदर जो है ना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहूँगा, तो किस लिए आपने इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट कराए? अच्छा, आपने इसमें स्टूल DR कराया, स्टूल एग्जामिनेशन कराया, तो उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? आपने CT कराया, तो उसमें क्या? तो आप एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दें, खुद एक्सप्लेन करना ना शुरू कर दें। तो ये टोटल पॉइंट हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ रिहर्सल को, कुछ केस डिस्कस करते हैं और फिर हम लिखते हैं। मैं केस लिखूंगा, आपने कोशिश करना है कि ना वो केस वीडियो रोक के आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ जो है ना वो केस जो है ना इन्वेस्टिगेशन प्लान बोल के बताएं, वो आपके प्लान को फिर जस्टिफाई कराए, और फिर आपने बाद में दोबारा इस वीडियो को सुनना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह हम एक दो इसको वो कर लेंगे ना रिहर्सल, तो बड़ा बड़ा वो फ़ायदा है। केस हम एक ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, हमारा डायग्नोसिस है, माई डायग्नोसिस इज़ हैविंग, माई पेशेंट इज़ हैविंग, इनके आपने अपने लॉन्ग केस के आखिर में बताया T1 डायबिटीज़ मेलाइटस प्लस क्रोनिक डायरिया, ठीक है। T1 डायबिटीज़ मेलाइटस प्लस क्रोनिक डायरिया, और आपने उसमें डिफरेंशियल्स बताए अपने कि माई फर्स्ट डिफरेंशियल इज पेशेंट इज़ हैविंग सीलिएक डिजीज़, सेकंड नंबर पे माई पेशेंट इज़ हैविंग एब्डोमिनल कॉक्स और एब्डोमिनल TB, और तीसरे नंबर पे आपने बताया माई पेशेंट इज़ हैविंग इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। सो लॉन्ग केस की डिस्कशन हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे आपकी जो एग्जामिनर से ख़त्म हुई वो था T1 डायबिटीज़ मेलाइटस विद क्रोनिक डायरिया, डिफरेंशियल्स आर सीलिएक डिजीज़, एब्डोमिनल TB एंड इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। सो इससे जाहिर ये हो रहा है कि T1 डायबिटीज़ आपके पेशेंट को पहले चल रहा था और ये इस क्रोनिक डायरिया के साथ वो अब आया। अब इसका मैनेजमेंट प्लान हम कैसे देंगे? सो अब मैंने आपको जैसे बताया, पहले आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बतानी है, फिर आपने सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन बतानी है। अब जनाब मैं स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इसकी लिखता हूँ। तो माई पेशेंट अब जो है ना वो डायरिया के साथ आया है, सीलिएक डिजीज स्टॉप है, एब्डोमिनल TB IBD। अब आप जब मैनेजमेंट प्लान बता रहे हो ना, तो एक जहन में आपने ये रखना है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ। आपने ये सोचना है प्रैक्टिकली कि आप अपने क्लिनिकल सीट पे बैठे हैं, आप इमरजेंसी में खड़े हैं या आप राउंड कर रहे हैं और अपने कोलीग्स को, अपने PGs को, अपने HOs को कह रहे हैं कि यार ये जल्दी जल्दी कराओ, जैसे हम वार्ड में रूटीन में करते हैं, ठीक है। आपने ये फोकस करना, ये नहीं फोकस करना कि मैं जो है ना उसको ये दिखाने के लिए कि पेशेंट मेरा सीलिएक डिजीज़ के साथ आ गया और मैं उसको बताऊं शुरू में ही कि भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है ना अपर GI एंडोस्कोपी कराऊंगा फॉर आइलियल बायोप्सी। ऐसे नहीं आपने स्टार्ट करना। जैसे हम बेड साइड पे होते हैं कि अगर सीलिएक डिजीज़ मैंने डायग्नोज कर ली है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो उसकी जो है ना सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी टिश्यू ट्रांसग्लूटाम IgA IgG सिंपल से शुरू करूँगा ना, फिर इन्वेसिव की तरफ जाऊँ। तो आपने सोचना मैं बेड साइड पे खड़ा हूँ, एग्जामिनेशन पे नहीं खड़ा, और अपने कोलीग्स को जैसे हम ऑर्डर या प्लान दे रहे होते हैं वो आपने लिखवाना है।
तो अब मैं इसका प्लान लिखने लगा हूँ। पेशेंट इज हैविंग क्रोनिक डायरिया। अब बेड साइड टेस्ट इसमें से जो मुझे हेल्प आउट कर सके, सीलियक डिजीज, एब्डोमिनल टीबी, आईबीडी में कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे फ्लूइड एंड एग्जामिनेशन, जो इसमें जी बिल्कुल है मेरे पास। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज TTG, IgA एंड IgG। अब इन्वेस्टिगेशन स्पीक करने से पहले आप इस तरह स्टार्ट करेंगे, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म माय डिफरेंशियल्स। ये नहीं कहना टू रूल आउट माय डिफरेंशियल, इसका मतलब आप अपने डिफरेंशियल्स के नेगेट जा रहे हैं। आप ना टू कंफर्म माय डिफरेंशियल्स, टू कंफर्म माय डायग्नोसिस, आई विल गो फॉर सम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूड टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgG एंड IgA plus IgG। देन आई विल गो फॉर USG एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अब आप इसमें रुक जाएं, ये ना बताएं कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन क्यों करवाना है, ठीक है, बस आप इधर रुक जाएं, उसके बाद आप अगली जाए। देन आई विल गो फॉर द अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी एंड बायोप्सीज। ठीक हो गया। सो मैंने अपने डिफरेंशियल लिस्ट को सामने रखते हुए मैंने कहा कि मैं स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन TTG, IG और IgG, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। सॉरी, एक इसमें और चीज़ बता सकता था मैं, जो मेरे से थोड़ी सी गलती हुई। जहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड बताया ना CT एंड MRI में से, इसमें मैं ये भी लिखता अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फॉलोड बाय CT एब्डोमेन विद कॉन्ट्रास्ट। सो अब मेरी जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट है वो पूरी हो गई। क्या चीज़ें कराऊंगा? बेड साइड मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्लड और फ्लूइड के अंदर मुझे TTG, IG और IgG। रेडियोलॉजी के अंदर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फॉलोड बाय CT एब्डोमेन विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक हो गया, ये रेडियोलॉजी कंप्लीट हो गई। इन्वेसिव में अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, और ये हिस्टोपैथोलॉजी में। बस मुझे ये 4 टेस्ट चाहिए। ये 4 टेस्ट मुझे मिल जाए तो मेरे डिफरेंशियल्स जो है वो रूल इन या रूल आउट हो जाएंगे। तो ये है मेरी स्पेसिफिक। एंड देन आई विल गो फॉर द स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू सी द पेशेंट बेसलाइन स्टेटस एंड सेंड पेशेंट CBC, रीनल पैरामीटर, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। देन आई विल सेंड, अब क्रोनिक डायरिया का पेशेंट है, बेसलाइन स्टेटस देख लिया। अब सेवेरिटी और कॉम्प्लिकेशन के लिए मैं क्या देख सकता हूँ इसके? मेल अब्जॉर्प्शन, वो टेस्ट जो मेल अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरत। देन आई विल गो फॉर सीरम एल्ब्यूमिन, कैल्शियम, आयरन स्टडीज इफ नीडेड, साथ बता सकते हैं आयरन स्टडीज, B12 एंड फोलेट लेवल्स। ठीक है। अच्छा, डायरिया का केस है, बाकी चीज़ों को भी रूल आउट करना है। आई विल गो फॉर HIV स्क्रीनिंग, ESR एंड CRPs। ESR जरूर करवा लें, CRP बेशक ना करें, ESR। अब यानी कि आप अभी पहले जो ब्लड टेस्ट है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि अभी स्टूल एग्जामिनेशन में, पहले ब्लड की जो जो चीज़ें आप करवाना चाह रहे हैं मैक्सिमम वो उसको लिखवा दें कि मैं ये कराना चाहूँ। सो एज अ बेसलाइन स्टेटस CBC, RPM, LFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। एज अ मार्कर ऑफ मेल अब्जॉर्प्शन सीरम एल्ब्यूमिन, कैल्शियम, आयरन स्टडीज, B12 एंड फोलेट लेवल्स। आई विल गो फॉर HIV स्क्रीनिंग, ESR। जहाँ पे HIV बोला है वहाँ पे आप वायरल मार्कर भी बता सकते हैं एज अ बेसलाइन स्टेटस, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कॉमन है, तो वायरल मार्कर्स भी इसमें कराना चाहूँगा। देन आई विल गो फॉर द ESR। तो ये मेरी तकरीबन जो है ना ब्लड वाला हिस्सा पूरा हो गया। अब कोई फ्लूइड है जी, फ्लूइड में मैं इसमें जनाब कराना चाहूँगा स्टूल एग्जामिनेशन, और अगर पेशेंट फीवर के साथ है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो मुझे नीडेड होगा केस के अकॉर्डिंगली, तो मैं बताऊंगा कि स्टूल एंड कल्चर स्टैंडर्ड, स्टूल एग्जामिनेशन एंड कल्चर स्टैंडर्ड, वो मैं सोचूंगा कि अगर ज़रूरत है। अगर कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में नहीं आया तो स्टूल का कल्चर सेंसिटिविटी कोई जरूरत, हाँ एज अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस मुझे स्टूल एग्जामिनेशन चाहिए कि पैरासिटिक वो मैं बताता हूँ आपको कैसे डिस्कस। तो मैं इसका स्टूल एग्जामिनेशन कराना चाहूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब इस लेवल के ऊपर आपको अगर चाहिए, आपको शक पड़ रहा है कि पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस भी था, पेशेंट को जो है ना कोई अदर एंडोक्राइन जिसको हम कहते हैं मैन सिंड्रोम के बाकी चीज़ें भी आ रहे थे, वो करवाना चाहे, कोई जो जब T1 आ जाए, सिलियक आ जाए,
कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी आ जाए, तो बाकी कोर्टिसोल लेवल अगर आप कराना चाहें कि अदर डिफरेंशियल को, तो वो करवाना चाहें तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, बट देयर विल बी सॉलिड रीजन। नहीं तो इस लिहाज से मैं बस इसके यही टेस्ट कराना चाहूँगा, ठीक है। तो ये रेडियोलॉजी के अंदर मैंने जो करवाना था अल्ट्रासाउंड वो मैं इधर बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा इधर नहीं लिखूँ, बताऊंगा उसको लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी बेसलाइन स्टेटस, सिविरिटी एंड कॉम्प्लेक्स वो भी हो गया। कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर बिफोर मैनेजमेंट प्लान, वो HIV वर्म, ये सारी चीज़ें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में रह गई है, वो ये है कि एक्सरे चेस्ट में करवाऊंगा, क्योंकि टीबी मेरे डिफरेंशियल में है, तो उसको रूल आउट करने के लिए मैं एक एक्सरे चेस्ट करा लूँगा। आई विल गो फॉर एक्सरे चेस्ट PAV, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये चीज़ें पूरी कर ली, साथ ही अब आपने ये बता दिया, अब आपको याद है पेशेंट को डायबिटीज़ भी था, तो अब आप टाइप 1 डायबिटिक है, तो मैं उसमें बता दूंगा सर एज अ पेशेंट इज आल्सो हैविंग टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, आई विल लाइक टू गो फॉर HbA1c, हाउ व्हाट इज द फंक्शनल स्टेटस एंड माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। और को अगर आपको फंडोस्कोपी को कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए चाहिए तो वो आपने डिसाइड कर लिया। सो ये है मेरा टोटल मैनेजमेंट प्लान इन दिस केस कि माय पेशेंट इज हैविंग T1 डायबिटिक क्रोनिक डायरिया, ठीक हो गया। अब आप इसके साथ अपना मैनेजमेंट प्लान कंपेयर कर लें, कुछ ऊपर नीचे कुछ लिखना हो, बताना हो, तो वो मेरे साथ आप डिस्कशन में नीचे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब वो आपसे, अब आपने ये जब लिस्ट सारी बता दी, अब एग्जामिनर की मर्जी है वो आपसे कैसे डिस्कशन करे। वो इधर से पूछ ले कि आपने HIV क्यों कराया, वो इधर से शुरू कर दे। आमतौर पर वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन से शुरू करते हैं। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, योर डिफरेंशियल इज हैविंग सीलिएक डिजीज PTG, IG एंड IgG। इसमें वो पूछ लेंगे कि IgA की क्या सिग्निफिकेंस है, IgA नेगेटिव IgG पॉजिटिव है तो फिर क्या इंप्लीकेशन है। दोनों नेगेटिव हो जाए तो सीलिएक रूल आउट हो जाएगी, या कुछ और भी करेंगे। नहीं जी मैं और भी करूंगा, मैं अपर GI एंडोस्कोपी करवाऊंगा और उसमें आइलियल बायोप्सी या ड्यूडेनल बायोप्सी की तरफ जाऊंगा, देन वेल आई विल रूल आउट द डिजीज, ठीक हो गया। अच्छा, वो फिर आपसे कहेगा अच्छा ये आपने कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराऊंगा देन फॉलोड बाय CT एब्डोमेन, तो इस डिफरेंशियल में व्हाई यू गो फॉर द अल्ट्रासाउंड, तो आप बताएंगे सर एज अ simple non-invasive test I will go for ultrasound abdomen and take the radiology opinion with the to see any gut thickening, abdominal lymphadenopathy, free fluid in the abdomen that can help me in the diagnosis। ओके अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वो कहेगा अच्छा CT abdomen with contrast आपने कराया, तो क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि ये abdominal TB है या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज है, तो उसमें मुख्तलिफ डिजीज पैटर्न है। हो सकता है उसका CT abdomen with contrast हुआ हो, तो वो आपका लगा के वहाँ पे दिखा भी दे एल्यूमिनेटर पे, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत गट देखनी आनी चाहिए, एब्डोमिनल लिम्फ नोड पॉइंट आउट करनी आनी चाहिए, सिंपल्स। अच्छा, वो फिर आपसे पूछेगा इसमें आपने अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी दोनों क्यों करा लिए, आप सिर्फ लोअर GI करा लें, तो आप कहेंगे नहीं सर माय डिफरेंशियल इज हैविंग सीलिएक डिजीज एज वेल एज इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल TB। अपर GI एंडोस्कोपी विल रूल आउट विल हेल्प मी टू एड द डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिजीज, जिसमें मैं आइलियल बायोप्सी ले लूँगा। एंड सेकेंडली माय पेशेंट इज हैविंग इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, if it is a Crohn colitis or Crohn disease, then there will be pan gut involvement, for that upper and lower GI endoscopy is required, ठीक है। तो आप इस तरह आप उसको हेल्प करेंगे, वो आपको कहेगा अच्छा चलो ठीक है, फिर वो इस तरफ आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा जी बेटा आपने इसमें ये क्यों करवाया, ESR की क्या सिग्निफिकेंस, तो आप बता सकते हैं क्योंकि क्रोनिक डिजीजेस में देख रहा हूँ, तो एब्डोमिनल TB में इनडायरेक्ट एविडेंस भी है ये, और IBD के अंदर मैं डिजीज सेवेरिटी में जहाँ पे हम इसका जो है क्राइटेरिया देखते हैं सेवेरिटी का एक्यूट फ्लेयर के अंदर, तो उसमें भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, तो उसको एज अ डिजीज कॉम्प्लेक्स सेवेरिटी को देखने के लिए मैं ये असर कराना चाहूँ। अच्छा जी, स्टूल एग्जामिनेशन में क्या क्या आ सकता है, एब्डोमिनल TB में क्या पस सेल आ सकते हैं, ब्लड आ सकता है, तो वो हमें हेल्प आउट कर सकता है, ठीक हो गया। तो इस तरह ना आपसे वो क्रॉस डिस्कशन करेगा। तो ये एक मैनेजमेंट प्लान हमने एक डिजीज का डिस्कस कर लिया। अब एक हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको अब आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि कैसे आपने फोकस करना है अपने डिफरेंशियल को, और फिर आपने अपनी पहले स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बतानी है इन 5 तरह की चीज़ों को सामने रखते हुए। सिंपल से स्टार्ट करना है बेड साइड टेस्ट से, और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। ऐसे नहीं है कि पहले कॉम्प्लेक्स बताना शुरू कर दें। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि सिंपल सा कोई केस ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे COPD प्लस प्लूरल एफ्यूजन, राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन, एंड माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया / प्लूरल TB। सो COPD था पेशेंट को, और अब वो कोई
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फीवर एटियोलॉजी के साथ आया और मेरा डायग्नोसिस है राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन ड्यू टू कम्युनिटी निमोनिया, सेकंड प्लूरल टीबी। तो ये मेरा डिफरेंशियल। तो ये डिस्कशन हो गई। अब हमसे एग्जामिनर पूछेंगे हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस केस। So, sir, first of all, to aid my diagnosis or confirm my diagnosis, I will go for some specific investigation, which include that start from the simple bedside test. So, क्या simple bedside test है जो मुझे फौरन इसके अंदर बताएगा? तो sir, first of all, I will go for X-ray chest and ECG. अब मैं आपको बताता हूँ, कहेगा कि भाई प्लूरल एफ्यूजन थी तो आपने ईसीजी क्यों कराई, तो वो मैं आपको बाद में, वैसे शुरू में नहीं आपने बताया, सामने था ना आई विल गो फॉर द एक्सरे चेस्ट एंड ईसीजी। तो बेड साइड टेस्ट में से मैंने ये ले लिया। उसके बाद ब्लड एंड फ्लूइड में से मैं क्या लूँगा? प्लूरल एफ्यूजन का केस है तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर, अब बाज़ का स्कीम चेंज भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं ब्लड पहले बताना, बाज़ का रेडियोलॉजी भी पहले बतानी पड़ जाती है। आई विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड चेस्ट टू कन्फर्म with ultrasound guided diagnostic pleural tap, ठीक हो गया। एंड देन pleural fluid examination, gram staining, culture sensitivity and ADA levels, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप आ जाए रेडियोलॉजी के ऊपर। एक्सरे अल्ट्रासाउंड आप इसमें से करा चुके हैं। अब सीटी की मोडालिटी, यस आई विल गो फॉर द सीटी चेस्ट, बिकॉज हमने प्लूरा देखना है तो प्लूरा के अंदर सीटी चेस्ट देखते हैं। अगर आपने पैरेनकाइमा देखना है तो फिर आपने एचआरसीटी चेस्ट बोलना है, तो इसका भी ख्याल रखना होता है। वहाँ पे एचआरसीटी नहीं बोल देना कि प्लूरल टीबी, प्लूरा देखना और आप, तो सो आई विल गो फॉर द सीटी चेस्ट। ओके, देन कोई इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, तो उसमें आपने हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी, उसके बाद बताना इफ नीडेड। अब आखिर में इफ नीडेड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस को कंफर्म करना। इफ नीडेड देन प्लूरोस्कोपी विद प्लूरल बायोप्सी इफ नीडेड। आमतौर पे जब तक हमारे डिफरेंशियल के अंदर मिलिग्नेंसी ना हो हम प्लूरल बायोप्सी की तरफ नहीं जाते, लेकिन आप बता सकते हैं कि सीओपीडी का केस है, आई विल गो फॉर, इफ नीडेड आई विल गो फॉर द प्लूरल बायोप्सी। एंड अगर आपको लगे कि सीओपीडी कंफर्म है या नहीं है तो आप बता सकते हैं कि मैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे पीछे T1 डायबिटीज़ का मैंने बताया था ना कि उसका HbA1c करेंगे, डायग्नोसिस भी हो जाएगा। तो अगर आपको सीओपीडी कंफर्म है फिर ना बताएं, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि इसको है सीओपीडी या नहीं तो आप बताएंगे कि क्योंकि क्रोनिक डिस्निया चल रहा है और स्कैटर्ड वीज है तो मैं उसको कंफर्म करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाऊँ, PFTs। लेकिन ये PFTs आपने बहुत ऊपर नहीं बोलना हो क्योंकि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन प्लूरल एफ्यूजन है। सो ये है टेस्ट जो आप सबसे पहले हो सकते हैं। सो आई विल गो फॉर द एक्सरे चेस्ट एंड ECG। सेकेंडली आई विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड चेस्ट विद डायग्नोस्टिक प्लूरल टैप एंड सेंड दिस प्लूरल फ्लूइड फॉर ग्राम स्टेनिंग, for examination, gram staining, culture sensitivity and ADA levels. Then I will plan according to the need for CD chest and pleural biopsy if needed and pulmonary function test to aid my diagnosis of the COPD. तो ये मेरा हो गया स्पेसिफिक। इससे मेरा डिफरेंशियल जो है ना वो मेरा क्या क्या डिफरेंशियल है वो सारा मेरा इसमें से निकल आएगा। इवन इसमें अगर मेलिग्नेंसी भी होगी ना तो वो कल्चर सेंसिटिविटी, और इसमें अगर मैंने साइटोलॉजी डाल दूंगा, सिर्फ साइटोलॉजी डालना है तो वो भी रूल आउट हो जाएगा। तो वो मैं अपनी सेंस अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस में देख लूँ। अगर वो कहेगा मेलिग्नेंसी सीटी चेस्ट करा रहा हूँ सर, उसमें मेलिग्नेंसी भी रूल आउट हो जाए, ठीक हो। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इन्वेस्टिगेशन स्पोर्टिव, सो इन द स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन सर आई विल लाइक टू चेक द बेसलाइन स्टेटस ऑफ माय पेशेंट। आई विल सेंड CBC, रीनल पैरामीटर्स, लीवर फंक्शन टेस्ट्स, ठीक है। और साथ आप इसमें आपने उसको जो है ना प्लूरल टीबी, हाँ इसमें आपको इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है ना, कैप आपने डाला हुआ है। आई विल लाइक टू सेंड पेशेंट ESR, CRP, ब्लड कल्चर्स इफ नीडेड। ये साथ ज़रूर बोल देना, ब्लड कल्चर साथ। हर केस में ब्लड कल्चर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि आप कैप बना रहे हैं, सेप्सिस का फोकस ढूंढना है तो आप ब्लड कल्चर भिजवा सकते हैं। HIV स्क्रीनिंग, वायरल मार्कर। वो पूछ सकता है बेटा HIV स्क्रीन क्यों करा रहे हो। अगर आपको पेशेंट को लगे,
आपने कहा सर मैं प्लूरल टीबी का वर्कअप करा रहा हूँ, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इसमें HIV भी पॉजिटिव आ सकते हैं, तो मैं HIV स्क्रीनिंग करती हूँ। ये हर बाद में भी डिस्कशन हुई। वायरल मार्कर, पहले ब्लड के टेस्ट पूरे कर लें, फिर आपने रेडियोलॉजी के ऊपर जाना है। अच्छा, जब स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन बताएं तो आप उसमें बेड साइड टेस्ट में देख लें, जैसे एबीजीज डाली हुई है, यूरिनरी कीटोन्स, अगर इसमें से आपको चाहिए कि पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा डिस्निक है, आपको एबीजीज की ज़रूरत है, तो आप एबीजीज भी बता सकते हैं, आई विल गो लाइक टू गो फॉर द एबीजीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब रेडियोलॉजी में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, ये हम पहले इसमें डाल चुके, तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करना। इन्वेसिव प्रोसीजर भी हम प्लूरल बायोप्सी तक चले गए। ब्रोंकोस्कोपी अकॉर्डिंग टू द केस, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हमें लगेगा कि मलिग्नेंसी है इंट्राब्रोंकियल, तो फिर बताएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी वो हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्लान में लिख लूँगा, क्योंकि COPD है, साथ प्लूरल एफ्यूजन है राइट साइडेड, आई विल लाइक टू प्लान एकोकार्डियोग्राफी एज अ स्पोर्टिव, नॉट एज अ स्पेसिफिक। एको क्यों कराना चाहेंगे, इसमें एक तो हमें COPD है ना, कॉर्बल मोनेल का पता चल जाएगा, राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन है, हो सकता है उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, तो वो भी रूल आउट हो जाएगा। तो आपका फर्ज करें अगर आपसे केस मिस हो गया है और आपने उसको इन्फेक्टिव एटियोलॉजी पे रहे, लेकिन आपने एको बता दी कि भी मैं सर उसकी एको कराना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है COPDN है, कॉर्पल मोनेल भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है उसको कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, तो उसके लिए मैं एको कराना चाहूँ। अब आपके डिफरेंशियल हिस्ट्री एग्जामिनेशन में बेशक आपने मिस कर दी इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, आप अपनी असेसमेंट पे चलें, तो आपको सिर्फ ये बताना कि मैं इसकी एको कराऊंगा, इट विल सेव योर होल केस। ठीक हो गया। तो अब ये हमारा टोटल इन्वेस्टिगेशन प्लान हमारा इसके मुताबिक आ गया। अगर फर्ज करें इसमें से हम कुछ भूल भी रहे होंगे ना, तो वो हमें खुद बता देगा। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हमारा पेशेंट था, हमने उसका प्लूरल एफ्यूजन थी, तो हमसे मिस हो गया कि मिलिग्नेंसी है, तो वो हमें बताएगा कि बेटा अगर आपका मिलिग्नेंसिस हो तो फिर आप इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहेंगे, तो फिर हम आ जाएंगे कि सर मैं CT गाइडेड बायोप्सीज की तरफ जा सकता हूँ, बाकी मैं ब्रोंक की तरफ जा सकता हूँ। तो इस तरह आप उसको मोल्ड कर लेंगे, वो आपको ना खुद ब खुद एड ऑन कर देगा। लेकिन आप जब स्पोर्टिव के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन सारी बोल दें जो डायग्नोसिस हो सकते हैं, जैसे मैंने इसमें राइट साइड फ्यूजन थी ना, तो मैंने एकोकार्डियोग्राफी डाल दी। अब इसको मजीद इसको मैंने सेव करना है, मिसाल के तौर पर राइट साइड इसके ट्रांसोडेटिव कॉजेज को, तो मैं बताऊंगा सर आई विल आल्सो लाइक टू गो फॉर सीरम एल्ब्यूमिन, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड USG एब्डोमेन। अच्छा, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं बता देना कि USG एब्डोमेन करा लूँगा। अगर आपको लगे कि सर मेरा आई एम नॉट श्योर अबाउट पेशेंट इज आल्सो हैविंग असाइटिस, मिसाल आपको शक पड़ रहा है कि उसको असाइटिस भी है, तो आप कहेंगे मुझे लगता है कि कहीं सिरोसिस ना हो, कोई अदर जो ट्रांसोडेटिव कॉजेज हैं जो मुझसे मिस हो रही हैं, तो मैंने इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड उसका अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। डायग्नोसिस तो मेरा कंफर्म यही है कि इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है, लेकिन बाकी ट्रांसोडेटिव कॉजेज को रूल आउट करने के लिए मैंने सीरम एल्ब्यूमिन, कंप्लीट यूरिन, ये रीनल स्टेटस और मैल एब्जॉर्प्शन, उसके लिए मैंने सीरम एल्ब्यूमिन कंप्लीट यूरिन करा लिया, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन ने मुझे रीनल और हेपेटिक स्टेटस ये दोनों दिखा दिए कि कहीं ये कोई ट्रांसोडेटिव कॉजेज तो नहीं है। तो इस तरह हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ये प्लान बनाया, इन चीज़ों से कंफर्म किया, और जो चीज़ें हमारी मिस हो सकती थी उसको हमने इसमें डाल दी। ठीक है, तो ये है एक पूरा प्लान इस केस का। अब वो आपसे पूछेगा अच्छा बेटा ये आपने ECG क्यों डाल दी, शुरू में ECG क्यों कराना चाह रहे हैं आप, एक्सरे चेस्ट ही करवाएं, आपका केस तो प्लूरल फ्यूजन का, आपने बेड साइड ECG क्यों करवाई। तो आप कहेंगे सर आई विल गो फॉर ECG बिकॉज पेशेंट इज हैविंग COPD, इट मे बी अ केस ऑफ कार्डियोमायोपैथी, टू सी द कार्डिक स्टेटस ECG इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहेगा वेरी गुड, शाबाश। फिर आपसे वो CT चेस्ट के बारे में कहा, आपने इसका HRCT क्यों नहीं करवाया, आप CT चेस्ट क्यों करवा रहे हैं, CT चेस्ट पे तो आपको क्रेटिनिन भी करानी पड़ेगी, आप कंट्रास्ट भी देंगे, तो ये क्यों। फिर आप कहेंगे नहीं सर आई वांट टू सी द प्लूरा, इफ आई वांट टू सी प्लूरा, द CT चेस्ट विद कंट्रास्ट इज एन आइडियल स्टडी। ठीक हो गया। फिर वो आपसे कहेगा कि अच्छा ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने बताया कि मैं कराना चाहूँगा इस केस में, क्यों कराना चाहोगे भाई, आपका तो क्लिनिकली COPD है पेशेंट, तो फिर आप क्यों करवाना चाहोगे। तो अब जारी बात है अगर आप क्लिनिकली श्योर शॉट है, आपको कोई वो नहीं, उसके सारे बैरल शेप चेस्ट है, तो फिर आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं बताना, फिर आप बस इतना कहेंगे टू एड माय डायग्नोसिस, टू कंफर्म रीकंफर्म माय डायग्नोसिस, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एज अ बेसलाइन स्टेटस मैं उसके देख लूँगा। लेकिन अगर जो है ये सारे नहीं, आप कहेंगे पेशेंट को एयर फ्लो लिमिटेशन ज़रूर है,
but there is no hallmark like elongated chest or barrel shaped chest, pink or blue bloater. So to confirm my diagnosis, pulmonary function test is a helping evidence for me. So before putting patient on the long term bronchodilator therapy, I will like to make my diagnosis more confirmed. वो कहेगा ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में सीओपीडी कैसे पता चलती है, आप क्या करें उसमें बार आप बताएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव एफईवीसी एफईवी1, उनकी रेशियोज, वो फिर आपसे थोड़ी बहुत वो डिस्कशन कर लेगा, ठीक है। तो वो कहेगा अच्छा एचआईवी का मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया कि अगर आपको यार इसमें एचआईवी क्यों कराना चाहोगे, क्योंकि सर मेरा क्योंकि डायग्नोसिस प्लूरल टीबी है, तो उसमें एचआईवी पेशेंट जो है बाज़ का टीबी हमें सपोर्टिव एविडेंस नहीं दे रहा होता, एचआईवी पॉजिटिव आ जाए तो उसमें फिर हमें पता लग जाता है कि उसको प्लूरल टीबी भी, तो एचआईवी इसलिए मैं उसमें करवाना चाहूँगा इन्फेक्टिव एटियोलॉजी को देखने के लिए। ब्लड कल्चर्स मुझे ऑर्गेनिज्म का बता देगा, डायग्नोसिस कंफर्म कर देगा। अच्छा फिर ना जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, हो सकता है इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन रहेगी, मिसाल के तौर पर कहेगा अच्छा यार ये हम फर्ज करेंगे कैप है, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो प्लूरल फ्लूइड जो कैप के साथ पैरान्यूमोनिक फ्यूजन देते हैं, आप कहेंगे सर स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, वो कहेगा ठीक है कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो स्टेफिलोकोकस के लिए कराया जा सके, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए कराया जा सके, या माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए कोई होगा तो वो आपने बता दें। सो इन्वेस्टिगेशन प्लान ऐसे चल रहा होता है, ठीक। तो वो आपको इसी में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछ रहे होंगे। लेकिन ये देखिए अभी ऐसे लग रहा है कि ये सिंपल है, लेकिन वहाँ पे जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना प्रेशर में, तो ये सारी चीज़ें उल्टी कर जाते हैं कि प्लूरल फ्यूजन का केस है, बताते ही नहीं है कि मैं उसका प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन करवाना चाहूँगा, उसका ग्राम स्टेनिंग, कल्चर स्टेनिंग, एडीएल बताते नहीं, भूल जाते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं होता, मतलब भूल जाते हैं। सो मैंने ये स्कीम आपके सामने रखी कि इस स्कीम को फोकस करना है। मैं भी अगर ये स्कीम ना हो ना तो मेरे लिए भी बताना मुश्किल होगा। हाँ बेड साइड पे तो हमें जरी पता चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं, तो साथ कोई ना कोई करवा लेता है। तो आपने इस तरह इसको लेके चलना है। तो एक मेरे ख्याल में छोटा सा केस और कर लेते हैं जल्दी से, ताकि इसको हम प्रोलॉन्ग ना करें, तो उसमें फिर हमें ये मैनेजमेंट प्लान वाला हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो हल हो जाएगा। और मैनेजमेंट प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट प्लान इसलिए बेहतर है, इसलिए अच्छा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने राइट साइड प्लूरल फ्यूजन की एटियोलॉजी इन्फेक्टिव बना ली है, और वो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस। तो अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में बता दिया ना, सर टू बी ऑन सेफ साइड आई विल लाइक टू गो फॉर सीरम एल्ब्यूमिन, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू रूल आउट अदर ट्रांसोडेटिव कॉजेस, तो आपका ये एक जुमला जो है ना, आपका पिछला सारा केस बचा जाएगा। आपकी हिस्ट्री गलत थी, एग्जामिनेशन गलत था, आपने टीबी बनाया हुआ है और वो नेफ्रोटिक, या आपने जो है ना इस्कीमिक हार्ट डिजीज बनाया हुआ था और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, या आपने मेलिग्नेंसी बनाया हुआ था और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, तो वो सारा कवर हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्लान पे फोकस करना है, इस पे जान लगानी है आपने, पिछली चीज़ें सारी माफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कई दफ़ा हमारी ये असेसमेंट गलत होती है, लेकिन मैनेजमेंट प्लान हमारे पेशेंट का डायग्नोसिस ही बदल देती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक अगला केस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हाँ, केसेस तो बहुत सारे हैं, चलें। राइट साइडेड अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया प्लस mitral stenosis with AFib, ठीक है। 35 ईयर्स का यंग मेल पेशेंट आपके पास आ गया, या 25 ईयर कर लेते हैं, 25 ईयर का यंग मेल पेशेंट आ गया, उसको राइट साइडेड अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है, और उसको एग्जामिनेशन पे या हिस्ट्री पे माइट्रल स्टेनोसिस विद एफिब है। तो ये आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये आपका वर्किंग डायग्नोसिस। तो वो आपसे पूछता हाउ विल यू डायग्नोज, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस केस। सो आपका ये शुरू हो गया, सर आई विल गो फॉर सम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू कन्फर्म माई डायग्नोसिस। अब देखें सिंपल से शुरू करना है, रूल याद रखना है, फॉरन सीटी स्कैन नहीं बता देना। अब आप इसको गौर से सुने, सर आई विल गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल ECG and X-ray chest. Then after stabilizing my case, I will send patient for CT head plane. ठीक हो गया। अब आपने ECG एक्सरे चेस्ट करवा लिया, कार्डिक स्टेटस का फौरन पता चल गया, स्टेबल करके आपने CT हेड प्लेन ये करवा लिया। उसके बाद देन आई वुड लाइक टू गो फॉर एकोकार्डियोग्राफी। बस इस केस के अंदर
ये इन्वेस्टिगेशन प्लान मेरे लिए बहुत है कि जो मेरा डायग्नोसिस है वो रूल इन हो जाए या रूल आउट हो जाए। अगर मैं स्टार्ट ही एको से करता या स्टार्ट ही सीटी से करता तो दिस इज़ नॉट अ फेयर डील। हमारे पास जब भी स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका ईसीजी और एक्सरे चेस्ट करके कार्डिक स्टेटस देखते हैं कि यार इसका कार्डिक स्टेटस क्या है, क्योंकि ज़्यादा चांस ये कि कार्डिक एटियोलॉजी, और इसमें तो कन्फर्म है कार्डिक स्टेटस। और ये वो टेस्ट हैं जो 2 मिनट में हो जाने हैं, ईसीजी एक्सरे चेस्ट तो बेड साइड पे हो जाना है। उसी वक्त मेरे पेशेंट ने मेरे पास कम से कम मैं उसका माइटल स्टेनोसिस और एफिब तो कंफर्म कर लूंगा ना, उसको फास्ट एफिब चल रहा है मैं उसको सीटी की लाइन में लगा दूँ, समझ रहे हैं? तो सर आई विल गो फॉर द ईसीजी एंड एक्सरे चेस्ट टू कंफर्म कार्डिक स्टेटस। इसके अलावा ईसीजी को कहेगा माइटल स्टेनोसिस को कैसे कंफर्म करेगी, पी पल्मोनेल हो सकता है, ठीक है, को हाइपरट्रॉफीज हो सकती हैं एट्रिया की, तो इस तरह आपने उसको बतानी है चीज़ें। सीटी हेड प्लेन एंड एकोकार्डियोग्राफ। देन आई विल गो फॉर सम स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन। अब आपने स्पोर्टिव बतानी है। अब स्पोर्टिव के अंदर यही बेसलाइन स्टेटस एंड सेवेरिटी एंड कॉम्प्लिकेशन एंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मैनेजमेंट प्लान। अब मैं उसमें बताता जाऊंगा, कोई इसमें से रह गई है तो वो देख लें। ईसीजी एक्सरे करा ली, एबीजी यूनिट कीटोन्स की, ब्लड के ऊपर आ जाए। सो आई विल सी द लाइक टू सी द बेसलाइन स्टेटस ऑफ माय पेशेंट स्टार्टिंग विद सीबीसी, रीनल पैरामीटर्स, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि स्ट्रोक का पेशेंट है, देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक हो गया? अच्छा, पीटी एंड एपीटीटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एंटीकोagulation प्लान करनी है तो मुझे इसका पीटी एपीटीटी का स्टेटस पता होना चाहिए। कोई और ब्लीडिंग डायथीसिस, क्योंकि यंग पेशेंट है, हो सकता है इसको कोई ब्लीडिंग डायथीसिस या पहले से वो माइटल स्टेनोसिस का केस हो, वारफेरिन ले रहा हो तो अब ब्लीडिंग की वजह से आ गया, तो इसमें मैंने पीटी एपीटीटी, पीटी विद आईएनआर एंड एपीटीटी में कराना चाहूँगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, और कुछ चीज़ जो मेरे ब्लड टेस्ट के अंदर इसमें जो हेल्प आउट कर सकती है, स्ट्रोक का पेशेंट है, 25 ईयर्स के अंदर है, तो अगर नीडेड है तो आप इसमें देख लें, जैसे कि जो लिपिड प्रोफाइल, इफ़ नीडेड, अगर आपको लगे तो आप उसको कह सकते हैं कि सर क्योंकि स्ट्रोक का केस है, मैं इसका जो है ना एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेटस देखने के लिए बता दें, फिर बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। लिपिड प्रोफाइल कराना चाहूँगा, टीएफटीज कराना चाहूँगा, सो अदर ऑगमेंटिंग डायग्नोसिस जिस पे शक पड़ रही, इफ़ नीडेड अगर आप इसको वो कर सकें, नहीं तो आपने टीएफटीज नहीं बताने। एंड कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आपको चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया? और अब आप चले जाएं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी एमआरआई इस मोडेलिटी के ऊपर। इसके अलावा सीटी के अलावा अब आप क्या क्या कराना, अल्ट्रासाउंड की कोई मोडेलिटी कराना चाहेंगे? यस, आई वुड लाइक टू गो फॉर कैरोटिड डॉपलर्स। मैं इसमें कैरोटिड डॉपलर्स कराना चाहूँगा, फॉलोड बाय सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियो मुझे बताएगी कि कौन सी वेसल ब्लॉक है, एम्बोलिक स्ट्रोक है या एथेरोस्क्लेरोटिक है, क्योंकि ज़्यादा चांस तो इसमें एम्बोलिक है। तो कैरोटिड डॉपलर फॉलोड बाय सीटी एंजियोग्राफी इफ़ नीडेड। ठीक हो गया? सीटी भी हो गया, एंजियो। इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर कोई आप कराना चाहें? यस, मैं इसमें आफ्टर कार्डियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन एको मैंने कर ली है, तो मैं इसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन स्टडी, क्योंकि वेल्वुलर डिजीज़ है ना, तो कार्डिक कैथेटराइजेशन आ जाती है। लेकिन ये याद रखें, कार्डिक कैथेटराइजेशन फिजिशियन नहीं कराता, हम विद टेकिंग कार्डियोलॉजिस्ट इन, मैं कहूँगा आई विल डू कार्डिक कैथेटराइजेशन आफ्टर टेकिंग कार्डियोलॉजी इन माय लूप। तो ये है टोटल प्लान इस केस का। अब इसके अंदर अगर कोई चीज़ भूल रहा हूँ, मिसाल के तौर पे हमने एमएस विद एफी बना लिया, राइट साइड अनक्रॉस हेमिप्लेजिया, इसके अलावा अगर कोई कॉज है, मिसाल के तो आपको लग रहा है इसको तो मेनिंजाइटिस है, कि इसको एमएस का तो केस था, लेकिन इसको जो अभी हेमिप्लेजिया है वो इसका कॉम्प्लिकेटेड मेनिंजाइटिस है, तो आपने प्लान में लिखना है कि सीटी हेड प्लेन फॉलोड बाय सीएसएफ एग्जामिनेशन आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर साइंस ऑफ रेज आईसीबी। तो आप इधर सीएसएफ एग्जामिनेशन डाल देंगे। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू नीड आपने पेशेंट के मैनेजमेंट प्लान को चेंज करना है, और चीज़ें बताते हुए भूलनी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इस केस में आपने पीटीआईएनआर और एपीटीटी नहीं बताया और एग्जामिनर आपको याद दिला रहा है, तो दैट इज, इसका मतलब आप केस मैनेज ही नहीं करते रहे। ठीक है? आपने कभी प्रैक्टिकली ये केस ही मैनेज नहीं किया। तो ये है वो चीज़ें जिस तरह हमने इसको लेके चलना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ों का काफ़ी आइडिया हो गया होगा, और अब अपना मैनेजमेंट प्लान बताएंगे और उसको अच्छी तरह, उसको जो है ना वो, हाँ, अब इसकी डिस्कशन भी हो सकती है कि वो यार सीटी प्लेन में क्या देखोगे, उसमें क्या हो सकता है। सीटी प्लेन आपने कराया और नॉर्मल आ गए, तो इसका मतलब ये है कि सर माई पेशेंट अर्ली 24 आवर में हो गया, तो मैं इसका सर एमआरआई करवाना पसंद करूँगा, एमआरआई ब्रेन करवाऊँ। ठीक हो गया? आपने, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, पेशेंट जो है ना, आपने ये एलएफटीज आपकी क्या हेल्प करेंगे इसमें, लीवर फंक्शन टेस्ट, माइटर्स जो एफिब के केस के अंदर,
तो वो इसलिए पूछना चाहेगा कि वो शायद हो सकता है कंजेस्टिव हेपेटाइटिस उसको चल रहा हो, LFTs डिरेंज होने का चांस हो, तो आप उसको बता सकते हैं एज अ बेसलाइन स्टेटस, आप उसको बता सकते हैं कि मैं उसका लीवर फंक्शन टेस्ट देखना चाहूँगा क्योंकि मैंने एंटीकोगुलेशन शायद इसमें प्लान करनी है। ठीक हो गया। CBC क्या हेल्प आउट कर सकती है, इन्फेक्टिव etiology, लोअर प्लेटलेट, ब्लीडिंग डायथीसिस, उसको रूल आउट कर देगा। रीनल पैरामीटर, उसका रीनल स्टेटस बता देगी, उसके लिहाज से मैंने एंटीकोगुलेशन, हेपारिन या डॉक्स या जो है ना क्लेक्सेन वगैरह का डिसाइड करना है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पेशेंट से वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा करेगा। अच्छा यार ये CT एंजियो क्यों करवाना चाहोगे जब ये एम्बोलिक स्ट्रोक कन्फर्म है, तो आप कह सकते हैं मैं CT एंजियो इसलिए कराना चाहूँगा, इसमें तो खैर 25 ईयर्स एज है सर, 40 ईयर्स का पर्सन है, हो सकता है इसमें एथ्रोस्क्लेरोसिस ही और जो है ना एम्बोलिक की बजाय, तो उसमें मेरा प्लान ही चेंज हो जाएगा, मुझे तो एंडोट्रैक्टमी की तरफ जाना पड़ेगा बजाय इसके कि मैं उसकी सिर्फ एंटीकोगुलेशन करता रहूँ। तो ये इस तरह आपसे डिस्कशन होती है, तो तो एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ इसने केसेस को देखा है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन की गलतियाँ और वो आपका गलत डायग्नोसिस जो आपने बनाया था, एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन प्लान बताने से, कि जो चीज़ें आप नहीं बता सकते आपको वो आपने इसमें सेव कर ली है ना, तो एग्जामिनर आपको पास कर देगा। और ये कई दफ़ा हमने देखा भी है कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन प्लान आपको बता देता है। तो होप सो ये आपके लिए बड़ा हेल्पिंग होगा। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और कोई केस डिस्कस करना हो वो भी इसमें बताना है, फिर इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। केसेस तो बहुत सारे हैं डिस्कशन करने वाले, लेकिन ये मैंने कोशिश की है कि लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर स्टूडेंट्स के लिए देखना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।